हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? अच्छे से चल रही है? ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे चैप्टर को, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का नियम। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में, जो पिछला चैप्टर था हम लोगों का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ओके, तो कोई भी आवेश है, चार्ज है, तो उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इफ देयर इज ए चार्ज, तो हम सबको पता है चार्ज है तो उसके चारों तरफ क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इन्फ्लुएंस, इज द इफेक्ट ऑफ एनी चार्ज इन इट्स सराउंडिंग। किसी भी आवेश के चारों ओर का एक प्रभाव है, उसका अपना एक प्रभाव, उसी को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके, अब उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई पॉइंट है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हो गई आवेश। चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? पिछले चैप्टर के जो मूल कॉन्सेप्ट है उसकी बात कर रहे हैं कि चार्ज क्या है, आप अच्छे समझ रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये आप समझ रहे होंगे। चारों ओर, उस आवेश के चारों ओर का इन्फ्लुएंस है, इफेक्ट है, प्रभाव है। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद बात आती है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो कोई भी आवेश है, उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है। उस वैद्युत क्षेत्र में कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है कि अगर उस पॉइंट पर एक कूलाम आवेश रखा जाए तो उस पर कितना बल लगेगा। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट कूलाम, पर यूनिट चार्ज या फोर्स पर कूलाम इजकल टू हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इस लिखते हैं, इजकल टू एफ अपॉन क्यू, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो इसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ में आ रही है? अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक पॉइंट, एक बिंदु आवेश था, उसके कारण अलग अलग बिंदु पे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन किया था, है ना। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखा था कि एक डाइपोल है, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, है ना। अलग अलग आवेश हैं, डिफरेंट चार्जेस हैं, तो उनके कारण किसी पॉइंट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, है ना। सुपरपोजिशन वहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ये पूरी स्टोरी है पिछले चैप्टर की। अब ये जो चैप्टर है ये क्या कहता है ना, इसको समझा जाए तो जो गॉस थ्योरम है, एक्चुअली जो पिछले चैप्टर में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे कैलकुलेशन करके मैथमेटिकली, है ना, उसका एक शॉर्ट फॉर्म है, एक टूल है, एक सिंपल सा फार्मूला है जिसकी सहायता से हम अलग अलग जो है आकृतियों के जो आवेश हैं, अलग अलग जो है कंडीशंस में, कि अगर कोई ऐसा आवेशित रॉड है, आवेशित शीट है, आवेशित कोई भी स्फीयर है ना, या कोई गोली केस है, स्फेरिकल सेल है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, डिफरेंट शेप्स, देयर आर चार्जेस ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग जो है आकार के अगर चार्ज हैं तो चार्ज है तो उनकी तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र में कोई भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे सिंपलेस्ट जो टूल है उसे कहते हैं गॉस थ्योरम। क्या है? गॉस थ्योरम। तो बात समझ में आई, गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जिसकी सहायता से आप बड़े आसानी के साथ किसी भी आवेश, किसी भी आकृति का कोई आवेश हो तो उसके आसपास, है ना, या उसके कारण किसी भी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक। तो यहाँ आपने गॉस थ्योरम के बारे में थोड़ी सी बात समझा आपने। अब ये गॉस थ्योरम को समझने के लिए पहले आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानना होगा कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स को हम लोग समझेंगे। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि अगर
वैद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? वैद्युत बल रेखाएं। क्या हैं वैद्युत बल रेखाएं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हैं? वैद्युत बल रेखाएं क्या है कि ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके एलांग कोई आवेश चलता है, जिसके एलांग कोई आवेश चलता है। तो और ये वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? जितनी दूर दूर होती हैं, अगर वैद्युत बल रेखाएं बहुत दूर दूर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। अगर ये वैद्युत बल रेखाएं बहुत नज़दीक हो जाएं, सपोज यहाँ जा कर के, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बहुत अधिक होगी। तो वैद्युत बल रेखाओं के बारे में हमने देखा था। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is directly proportional to the density of electric line of forces, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वह किस पे डिपेंड करती है? वैद्युत बल रेखाओं की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर वैद्युत बल रेखाओं की डेंसिटी अधिक है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और अगर जो है वैद्युत बल रेखाओं की जो डेंसिटी है वह कम है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कम होगी। तो गॉस थ्योरम को समझने के लिए हमें वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है, ठीक है। और वैद्युत फ्लक्स को समझने के लिए हमें दो टर्म्स की और ज़रूरत पड़ेगी, दो चीज़ों को और जानने की ज़रूरत है। ओके, क्या है वे चीज़ें? आइए देखते हैं। पहला है एरिया वेक्टर। क्या है? एरिया वेक्टर, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं एरिया क्या है? एरिया की स्केलर क्वांटिटी है, मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर, है ना। इसका यूनिट है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन एरिया वेक्टर किसे कहते हैं? एरिया वेक्टर क्या होता है कि अगर कोई एरिया है, इसका एरिया वेक्टर क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होगा? एक मैग्नीट्यूड होगा, इसका अपना परिमाण होगा। तो किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा जो क्या है? एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है ना। और उस वेक्टर की जो लेंथ होती है, उस एरिया के परिमाण को रिप्रेजेंट करता है। इसकी जो लंबाई है ये एरिया वेक्टर ए है। दिस इज एरिया वेक्टर ए, ठीक है। ये एरिया ए है, ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो उसे हम किधर रिप्रेजेंट करेंगे? इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे एक वेक्टर के द्वारा। और वेक्टर की जो लेंथ होगी वह इसके परिमाण को रिप्रेजेंट करेगा। और जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर दिशा में होगा, और उस दिशा में एक यूनिट वेक्टर लेते हैं n, ठीक है। तो यहाँ से एरिया वेक्टर ए इक्वल टू जाता है a इंटू एन के, यूनिट वेक्टर n लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज एरिया वेक्टर। तो किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, जिसकी लंबाई क्या होती है? उस एरिया के परिमाण को रिप्रेजेंट कर देता है, और उसकी डायरेक्शन एक यूनिट वेक्टर के अलांग होती है जो कि उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। सेकेंड थिंग इज सॉलिड एंगल क्या चीज़ है ना। इसको बोलते हैं हिंदी में घन कोण। क्या बोलते हैं? घन कोण क्या होता है? तो हम लोगों ने प्लेन एंगल के बारे में हम लोग जानते हैं अच्छे से, है ना। समतल कोण क्या होता है? अगर प्लेन एंगल की बात करें, प्लेन एंगल या समतल कोण क्या होता है? समतल कोण होता है कि अगर कोई भी टू डायमेंशनल, मतलब कोई वृत्त है, किसी भी सर्किल
का कोई भी आर्क ले लिया जाए, है ना, यह आर्क उसके सेंटर पर जो कोण अंकित करता है इसको कहते हैं प्लेन एंगल, है ना, उसको प्लेन एंगल थीटा कहते हैं, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ये तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कि प्लेन एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस के, ठीक है। इसमें एक चीज़ और देखते हैं हम लोग कि अगर ये आर्क क्या हो इसकी रेडियस के बराबर, सपोज कि ये रेडियस आर है और जो आर्क है, आर्क को मान लीजिए कि हम ए और बी लेते हैं, है ना, तो ए बी अपॉन आर है। यदि क्या हो जाए, यदि ए बी इजकल टू क्या हो, ए बी इजकल टू स्मॉल आर, मतलब जो चाप है या जो आर्क है ये उसके रेडियस के बराबर हो, तब क्या हो जाएगा, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1। 1 क्या, इसका मात्रक होता है रेडियन, क्या होता है बच्चों, रेडियन, रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन हो जाता है। तो प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो रेडियन होता है ना। और एक रेडियन, यहाँ से एक रेडियन का डिफिनेशन आता है कि 1 रेडियन इज द एंगल फॉर्म बाय ए आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किल व्हेन दिस आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। मतलब जो एक रेडियन वह कोण होता है जो कि उस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनता है, जब उस चाप का मान कितना हो, उसके त्रिज्या के बराबर हो, तब उस एंगल को कहते हैं एक रेडियन। तो ये तो हो गया प्लेन एंगल। अब जो मेन चीज़ है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या है एक्चुअली, अगर हमारे पास कोई स्फीयर है, क्या है, स्फीयर, कोई गोला है। प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल है और सॉलिड एंगल क्या है, 3 डायमेंशनल एंगल है। कैसे होता है आइए देखते हैं। तो अगर कोई हमारे पास स्फीयर है या गोला है, उसके ऊपर कोई भी हम एक एरिया, कोई भी एरिया ले लेते हैं और इसके बाउंड्री पॉइंट को, सारे बाउंड्री पॉइंट को ऐसे अगर हम मिला लें, ठीक है, सारे बाउंड्री पॉइंट्स को अगर मिलाया जाए तो यह एक कोन की तरह बनेगा, लाइक आइसक्रीम। आइसक्रीम तो आप लोगों ने खाया होगा, देखते होंगे आप लोग, ओके। तो एक कोन की तरह बनाएगा और यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ठीक है, इसी एंगल को कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल, घन कोण, ठीक है। परिभाषा क्या होगा घन कोण का, कि सॉलिड एंगल इज द एंगल फॉर्म बाय ए सरफेस ऑन ए स्फीयर ऑन इट्स सेंटर, ठीक है। किसी भी गोले के ऊपर लिया गया कोई पृष्ठ, उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं। अगर मान लेते हैं कि यह जो एरिया यह DA है, DA एरिया एक छोटा सा एलिमेंट है DA, और इसका रेडियस क्या है, स्मॉल r है, तो सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक स्टेरेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन। इसको SR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, SR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यह एरिया DA है और रेडियस इसका R है, तब जो यह एंगल सॉलिड एंगल बना रहा है, जो कि छोटा ही होगा, ये छोटा सा एलिमेंट है तो छोटा सा सॉलिड एंगल होगा, तो इसलिए इसको लिखेंगे D ओमेगा। क्या लिखेंगे, सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल D ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, DA अपॉन R स्क्वायर, DA अपॉन R स्क्वायर, ओके। सॉलिड एंगल DA अपॉन R स्क्वायर, स्टेरेडियन, इसको स्मॉल r से लिखते हैं, इतना स्टेरेडियन होगा। अब यहाँ पर एक केस है कि अगर यह एरिया, जो एरिया ले रहे हैं वह इतना हो कि DA बराबर R स्क्वायर हो, DA बराबर कितना हो, R स्क्वायर हो, तो इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, D ओमेगा इसका टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 क्या, स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन। अब यहाँ से एक स्टेरेडियन का डिफिनेशन आता है कि एक स्टेरेडियन क्या है, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है, वो एक स्टेरेडियन क्या है, वह घन कोण है जो उस पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर बनता है, उस पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर बनता है, जिसका एरिया उस गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। यानी एक ऐसा पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल उस किसी भी गोले के ऊपर लिया गया वह पृष्ठ
जिसका क्षेत्रफल उसके त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, तो वह पृष्ठ उसके केंद्र पर जितना कोण बनाता है, वह पृष्ठ उसके केंद्र पर जितना कोण बनाता है, वह कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है, एक स्टेरेडियन कहलाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो स्टेरेडियन आपको समझ में आ गया, रेडियन और स्टेरेडियन समझ में आ गया, सॉलिड एंगल समझ में आ गया और एरिया वेक्टर समझ में आपको आ गया है। ठीक है, आइए इसमें एक चीज़ और है, देखते हैं। ये तो हो गया कि अगर ये छोटा सा एरिया, कोई भी एरिया जितना एंगल बनाएगा उसको जो है उसका सॉलिड एंगल कहते हैं। अगर पूरे गोले की बात करें, पूरे गोले के पृष्ठ की बात करें कि पूरा गोला उसके केंद्र पर कितना सॉलिड एंगल बनाता है, तो फॉर होल स्फीयर, पूरे स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, पूरा एरिया अगर लिया जाए तो ए बराबर कितना होगा बच्चों, 4πr²। तब जो सॉलिड एंगल होगा, सॉलिड एंगल कितना होगा देखिए ज़रा क्या होगा। तो उस केस में अगर छोटा सा एलिमेंट था तो डी ओमेगा लेते थे, पूरे के कारण हम जो सॉलिड एंगल है उसको हम ओमेगा ले लेते हैं, ओमेगा। और तब DA/r² था, छोटा एलिमेंट था तो DA/r², पूरा है तो हम A/r² कर लेंगे। क्या कर लेंगे, A² A की जगह पर क्या लिख देंगे, 4πr², 4πr² अपॉन r², तो r² से r² कैंसिल, तो ओमेगा बराबर क्या आ गया बच्चों, 4π, ओमेगा = 4π। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है ना, ये रिजल्ट आता है कि कोई भी स्फीयर है तो उस पूरे स्फीयर के पूरे पृष्ठ के कारण उसके केंद्र पर टोटल कितना स्टेरेडियन कार्य करता, कितना स्टेरेडियन सॉलिड एंगल बनता है, कितना, 4π स्टेरेडियन। तो द टोटल सॉलिड एंगल फॉर्म्ड बाय ए स्फीयर ऑन इट्स सेंटर इज इक्वल टू 4π स्टेरेडियन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पे बन सकते हैं। अब आइए समझते हैं वैद्युत फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। धीरे धीरे हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हिंदी में क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ओके, वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स मीन्स होता था फ्लो, फ्लक्स मीन्स फ्लो, फ्लक्स मीन्स फ्लो किसका, किसी चीज़ का फ्लो समझने के लिए, दिस इज फॉर सेंस ओनली, समझने के लिए फ्लक्स मीन्स फ्लो, फ्लो ऑफ समथिंग, फ्लो ऑफ समथिंग। अब यहाँ पे ये समथिंग क्या है, एक्चुअली किस चीज़ का फ्लो है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, वैद्युत बल रेखाओं के फ्लो को बताता है। वैद्युत बल रेखाओं के फ्लो का कितना फ्लो है, जैसे नदी में पानी बह रही है तो कितना तेजी से बह रहा है, ठीक है, कितना तेजी से बह रहा है। उसी तरीके से फ्लक्स क्या बताता है कि किसी जगह से कितनी लंबी लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं, कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस, कितनी वैद्युत बल रेखाएं पास कर रही हैं। ज़्यादा बह रही है तो ज़्यादा फ्लक्स है, कम है तो कम। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन मिलता है, तो फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस passing through a surface placed in a electric field, in normal डायरेक्शन। ठीक है, अगर कहीं कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में कोई भी एरिया हम रख रहे हैं, कोई भी प्लेन रख रहे हैं, तो उस प्लेन से टोटल कितनी वैद्युत बल रेखाएं पास कर रही हैं, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर। तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ना, पासिंग थ्रू ए प्लेन
प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट है ना, उसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा जा रहा है, तो कितनी लाइन ऑफ फोर्सेस पास कर रही हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई को, फाई से किसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई के, और यह जो क्या होती है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है, अदिश राशि है। ओके, क्या है ये, अदिश राशि है। क्लियर। इसी वैद्युत क्षेत्र में रखें, किसी प्लेन से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक बातें समझ में आ गई।